बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो एओर्टा है, जो आपके हार्ट से ब्लड लेके जाती है, जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल है आपकी बॉडी में, उसके जो है नीचे वाले जो हिस्से में ना उसका जो एरिया है वो मतलब वो बढ़ जाता है। ठीक है। और बेसिकली जो आर्टा है वो आपके हार्ट से जब ब्लड लेके जाती है तो आपकी चेस्ट के सेंटर से गुजरती हुई नीचे पेट में जाती है। तो जो इसके जो पेट में जो आपकी जो जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है जो आपकी नाफ के साथ, उसकी जो है जब वो जो साइज बढ़ जाता है तो उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। और अगर तो एन्यूरिज्म मतलब जो है उसके वो फट जाए, बहुत मतलब तेज़ी से ग्रो कर रहा हो और जो है ना वो फट जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है, आपकी वो जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो इस बीमारी में डिपेंड करता है कि जो आपकी जो एन्यूरिज्म जो बन गया है वो कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसका साइज़ क्या है। तो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम चूज़ करते हैं। ठीक है। तो इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी अलामात यानी सिम्टम बता देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो एन्यूरिज्म है वो ज़्यादातर केसेस में जो है ना वो बड़े स्लो ग्रोइंग होते हैं और उनकी कोई ख़ास मतलब अलामात नहीं होती। और इसी वजह से इनका शुरू शुरू में डायग्नोसिस भी मुश्किल हो जाता है। और कुछ जो एन्यूरिज्म होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एन्यूरिज्म फटेगा, कुछ एन्यूरिज्म जो है ना वो नहीं फटते। और कुछ मतलब बहुत उनकी जो है ना ग्रोथ बहुत स्मॉल होती है और वो छोटे मतलब स्मॉल होती है और वो स्मॉल ही रहते हैं। और कुछ पे जो है ना उनकी जो है वो साइज़ बढ़ जाता है और मतलब जो है ना उनके फिर फटने का ख़तरा होता है। और जो है ना कुछ कुछ एन्यूरिज्म का जो है ना साइज़ बड़ा जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जब आपके जो ख़ास तौर पे अगर आपका जो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म बढ़ रहा हो तो उसमें जो सिम्टम्स आती हैं उसमें यह है कि आपके जो ना जो आपके पेट का जो मतलब हिस्सा है जो आपकी नाभ की होती है उसमें जो ना कांस्टेंट पेन होता है। ठीक है। या आपके पेट के साइड्स पे पेन होता है। और इसके अलावा आपकी बैक पेन भी हो सकता है। और जो है ना फिर आपको जो है ना आपकी नाफ के साथ जो है ना आपको ऐसे पल्सेशन फील होती है। ठीक है। नॉर्मली तो आप अपनी नाफ को टच करें तो कोई ऐसे पल्स नहीं आती, लेकिन जो है जब उसका एओर्टा का साइज बड़ा होता है तो वो एक तरह की पल्स फील हो जाती है। ठीक है। तो अगर तो आपको इस तरह एकदम से शदीद दर्द हो जाए और एकदम से मतलब आपको एक तरह की जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जिसको हम टीयरिंग पेन कहते हैं, तो फिर तो फ़ौरन जो है ना आप इमरजेंसी में चले जाएं, क्योंकि हो सकता है आपका जो एन्यूरिज्म वो फट रहा हो। ठीक है। अब इसकी मैं आपको कॉजेज़ बता देता हूँ, मतलब किन वजूहत से ये होता है। ये बेसिकली ये ना कि जो एन्यूरिज्म होते हैं वो आपकी एओर्टा के किसी भी एरिया में डेवलप हो सकते हैं, लेकिन यह कि आम तौर पे जो है आपकी जो मतलब नीचे वाला जो पार्ट है एओर्टा का, जो मतलब जो है ना मैंने बताया ना वैसे जो है पेट में होता है नाफ के उसके करीब। ठीक है। उसमें ज़्यादातर ये डेवलप होते हैं। ठीक है। और उसमें फिर कई चीज़ें आ जाती हैं जो इसकी मतलब वजूहत का बायस बन सकती हैं। इसमें सबसे पहला जो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी जो आर्टरीज हैं ये, ठीक है, जो आपकी ब्लड वेसल है वो हार्ड हो जाती हैं एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से। एथीरोस्क्लेरोसिस बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो अंदर जो चर्बी है और कुछ और सब्सटेंसेस वो मिल के ना वो आपकी जो ब्लड वेसल की लाइनिंग में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाती है आर्टरी। तो एक तो ये काज होगी। दूसरी फिर यह है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, और वो उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ना उनकी जो एओर्टा की जो वॉल है उसको डैमेज कर देता है और कमज़ोर हो जाती हैं वो। ठीक है। और फिर अपनी खून की जो नालियाँ होती हैं ब्लड वेसल की, अपनी कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो ना उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसकी उनकी वजह से एन्यूरिज्म बन सकता है। फिर यह है कि कुछ रेयर केसेस में जो ना कोई अगर इन्फेक्शन हो जाए एओर्टा में, जैसे बैक्टीरिया का हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये एओर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है। फिर इस ट्रामा भी एक रीज़न हो सकती है। मतलब मिसाल के खुदा न खास्ता आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, कार का एक्सीडेंट हो गया है, तो जो है वो आपकी इधर इंजरी आपके पेट के सेंटर में हुआ होगी है, तो आपकी फिर उधर एओर्टा फट जो है ना उसका मतलब उसका एन्यूरिज्म बन सकता है। ठीक है। मतलब उसकी जो है ना एरिया बढ़ सकता है चोट की वजह से। अब मैं इसके आपको रिस्क फैक्टर बताता हूँ।
उसमें ये कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि जो लोग टोबैको का यूज़ करते हैं, हमारे जो स्मोकर्स हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। क्योंकि जो स्मोकिंग से जो ना आपकी जो आर्टा की जो वॉल है वो कमज़ोर हो जाती है, और फिर ज़ाहिर है जब दीवार उसकी वो आर्टा की कमज़ोर होगी तो फिर एन्यूरिज्म का ख़तरा होगा, फिर उसके ज़ाहिर एन्यूरिज्म बनेगा तो उसके फटने का भी खतरा होगा। तो जितना ज़्यादा आप जितनी अरसे से ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं तो वो जो है ना, या आप टोबैको किसी और तरीके से च्यू करते हैं तो उतना ज़्यादा आपके जो है ना ज़्यादा चांस है इस एओर्टिक एन्यूरिज्म के डेवलप होने का, ठीक है। तो इसी वजह से ना आमतौर पे हम जो है मतलब स्क्रीनिंग वगैरह रिकमेंड करते हैं, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी जो इसका रिस्क फैक्टर है एज। आम तौर पे ये 65 साल की उम्र से ज़्यादा, मतलब पहले भी हो सकते हैं लेकिन 65 से जो है ना साल की उम्र में जो है ना कि और उससे बड़ी उम्र के लोगों में आमतौर पे होते हैं, ठीक है। और तीसरा रिस्क फैक्टर है कि ज़्यादातर ये मर्दों को होते हैं, वह औरतों को भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा जो है ना केसेस जो है ना मर्दों में सामने आते हैं। फिर यह कि अगर फैमिली हिस्ट्री है इसके एओर्टिक एन्यूरिज्म की, ठीक है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा फिर यह कि अगर आपकी बॉडी में कोई और इस तरह की एन्यूरिज्म है, ठीक है, मिसाल के तौर पे जो है आपकी जो एक पॉप्युलर आर्टरी होती है जो आपके घुटने के पीछे से गुजरती है, ठीक है, या आपकी यही ऑर्टा जो चेस्ट में जब होती है तो उसको थोरैसिक ऑर्टा कहते हैं, तो उसका अगर एन्यूरिज्म हो तो वो जो ना इस एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का भी चांस बढ़ सकता है, ठीक है। और फिर यह कि जब आपको इस एओर्टिक एन्यूरिज्म का रिस्क हो या फैमिली हिस्ट्री हो या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो जो ना तो फिर आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट उस हिसाब से रिकमेंड कर सकता है ब्लड प्रेशर कम करने की, या जो आपकी आर्टरी पे जो स्ट्रेस है उसको मतलब रिलीव करने की मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या पेचीदगी होती हैं इसमें। यह कि एक तो जो कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपकी जो आर्टा की वॉल है उसकी जो लेयर्स में जो ना टीयर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एओर्टिक डायसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये है कि एन्यूरिज्म अगर फट जाए तो वो जो ना वो एक डेंजरस बहुत कॉम्प्लिकेशन है, तो ये हो सकता है, ठीक है। और जब ये फटता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग जो है ना ये सिचुएशन हो सकती है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो जितना ज़्यादा ये इसका जो एन्यूरिज्म बड़ा होगा, जितना ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा तो इतनी ज़्यादा उसके फटने का चांस होता है, ठीक है। तो जब एन्यूरिज्म फट जाता है तो उसकी जो ना उसकी जो बहुत शदीद किस्म का उसमें जो इसकी जो दर्द होता है आपकी जो है पेट में, ठीक है, और ऐसे लगता है कि आपके जो पेट किसी ने फाड़ दिया, ठीक है, और मतलब टीयरिंग सेंसेशन फील होती है। फिर आपके ज़ाहिर है जब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी इंटरनल तो फिर आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। फिर ज़ाहिर है जब ब्लीडिंग वो जो है ना मतलब जो है ना वो ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा तो पल्स भी आपकी फास्ट चलेगी, ठीक है। वो एक बॉडी का एक कंपनसेशन सिस्टम होता है, तो आपकी जो नब्ज़ तेज चल सकती है, ठीक है। और फिर ये कि इसमें जो अगर जो एन्यूरिज्म होते हैं उसमें यह कि उसका एक और रिस्क भी होता है कि आपकी जो बॉडी से में ब्लड क्लॉट्स मतलब उससे वो निकल सकते हैं, ठीक है। और मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो ब्लड क्लॉट जो है ना आपकी टांगों में भी जा सकते हैं, पाँव की उंगलियों में, किडनी में, या कोई और एब्डोमिनल के ऑर्गन में जा सकता है, तो उनकी ब्लड सप्लाई उन ब्लड क्लॉट की वजह से मतलब जो एन्यूरिज्म से निकले हैं वो रुक सकती है। अब मैं इसके प्रिवेंटिव में ये बताता हूँ कि क्या क्या आप हिफाजती इकदाम करें तो आप इससे जो है ना इसकी मतलब बचत हो सकती है। उसमें यह कि ख़ास तौर पे जो कि मैंने बताया शुरू में जो है ना इसकी जो है ना रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है, तो ज़ाहिर है जो लोग स्मोकिंग छोड़ देंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो जो है उनका वो रिस्क कम हो जाएगा। तो वैसे तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको बड़ी ख़तरनाक बीमारियां बताते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यही वाली बीमारी या फेफड़ों का कैंसर, इस तरह की चीज़ें बताते हैं, तो कुछ लोग नहीं कन्विंस होते हैं और इर्द गिर्द की मिसालें देते हैं, जी फलाना बंदा 20 साल से पी रहा है और उसको कुछ नहीं हुआ। तो ये ऐसी बात नहीं होती, ये एक तरह की अपने आप को तिफल तसलियों वाली बात होती है। तो अगर एक बंदे को नहीं हो तो इसका मतलब नहीं कि दूसरे को भी बीमारियां लगेंगी। लेकिन यह कि मेरे एक चैनल पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्विट स्मोकिंग, ठीक है, इन 1 मिनट, 1 मिनट में सिगरेट छोड़ो। वो एक हम जब ख़ास किस्म की चीज़ पेशेंट्स को बताते हैं ना कि आपको सिगरेट नोशी की वजह से ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो फिर काफ़ी लोग उस चक्र में छोड़ देते हैं। तो वो जो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्विट स्मोकिंग इन 1 मिनट वाली, उर्दू में है, ठीक है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में लगा देता हूँ। तो अच्छा, तो फिर यह कि इसके अलावा जो है ना फिर आप अपनी डाइट हेल्दी रखें,
मतलब जिसमें आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल होने चाहिए, होल ग्रेन होने चाहिए, ठीक है। चिकन फिश का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो फैट वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे बचें, मतलब लो फैट आप डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा रिस्की होते हैं। और फिर नमक से भी आप परहेज़ करें, ठीक है, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ेगा तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। फिर यह कि अगर आपके पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, या आपको जो है कोलेस्ट्रॉल का मसला है बॉडी में, तो वो आप उससे उनके लिए प्रॉपर आप इलाज करवाएं, ठीक है, ताकि वो आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे। मेरे इसी चैनल उबैद बीबी पे जो ना ब्लड प्रेशर के बारे में भी वीडियोज़ हैं और कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो आप रहनुमाई के लिए देख सकते हैं। फिर यह कि अपने आप को फिट रखना चाहिए, कम अज़ कम हफ्ते में 150 मिनट, वैसे मतलब जन आप मतलब जन मॉडरेट किस्म की एक्टिविटी कर लें। मतलब अगर लट से कोई और एक्सरसाइज नहीं करते, कम तेज तेज कदमों के साथ वॉक कर लें, ठीक है। क्योंकि जो है ना आपके जो अगर एक्टिव रहेंगे ना तो वो जो है ना वो आपका बाकी और बीमारियों पे भी वो मतलब उसको बचाने में मदद मिलेगी। मेरे इसी चैनल पे जो है ना एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज के बारे में भी वो वीडियो मौजूद है। वो जो है ना उसमें मतलब जो है ना आप को जो उसका टाइटल है कि ज़िंदगी के दो मतलब बेहतरीन असूल, ठीक है, वो अपनाएं, ठीक है। तो वो जो है वो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें एक्सरसाइज के अलावा भी बड़ी अच्छी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो वो ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये है ना कि ये तो मैंने इसके प्रिवेंटिव मेजर बता दिए। अब इसके मैं आपको डायग्नोसिस बता दूँ कि कैसे हम इसको डायग्नोज करते हैं। आमतौर पे जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो किसी और वजह से आते हैं, ठीक है। तो हम जब उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं या कुछ और टेस्ट करते हैं तो उसके जनाब वो एक डिस्कवर हो जाता है। मैंने बताया ना कि ये स्मॉल भी हो सकते हैं, उनकी इतनी कोई खास सिम्टम बेग सी सिम्टम के साथ, मतलब बंदा किसी और बीमारी की वजह से कि थोड़ा मतलब पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन असल में ये हो रहा होता है। तो जो है ना वो मतलब किसी और वजह से आते हैं तो वो ये निकल आता है, ठीक है। तो इंसिडेंटली एक तरह का वो डिस्कवर हो जाते हैं। फिर ये कि मतलब ज़ाहिर है फिर हम प्रॉपर हिस्ट्री और उसका चेकअप करते हैं पेशेंट का, और फैमिली हिस्ट्री का पूछते हैं कि कोई एन्यूरिज्म वगैरह की हिस्ट्री नहीं है। फिर इसमें फिर आगे टेस्ट आ जाते हैं। उसमें टेस्ट में फिर डिफरेंट टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसके लिए डायग्नोसिस में, ठीक है। और ये पेनलेस टेस्ट है, मतलब साउंड वेव से आपकी जो है ना बॉडी में वो क्योंकि मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर से ब्लड फ्लो कैसे होता है तो वो अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाता है, ठीक है। फिर यह है कि इसके अलावा हम एब्डोमिनल सीटी स्कैन करा सकते हैं, उससे भी जो है ना मतलब क्रॉस सेक्शनल इमेजेस आ जाते हैं आर्टा के, ठीक है। और जो है ना उसकी एन्यूरिज्म की साइज़ और शेप डिटेक्ट हो सकती है। इसके अलावा मतलब जो है ना फिर हम एमआरआई भी एडवाइस कर सकते हैं कुछ केस में, ठीक है। वो मतलब है कि वो भी मैग्नेटिक फील्ड उसमें यूज़ होता है और कंप्यूटर जनरेटेड जो ना वो रेडियो वेव्स होती हैं जिससे वो इमेजेस डिटेक्ट हो जाते हैं। कुछ केस में कंट्रास्ट भी हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो है ना कि सिंपल एक से होती है ना सिंपल एमआरआई या सिंपल सीटी स्कैन, तो कुछ केस में हम जो है ना वो कंट्रास्ट डाल के ताकि वो ब्लड वेसल्स को ज़्यादा एनहांस करके दिखाए, ठीक है। फिर यह कि अब इसकी मैं थोड़ी स्क्रीनिंग का बताता हूँ। ये है कि जो इसमें मैंने बताया ना कि जो एक बंदा है उसका मतलब स्मोकर है, उसकी एज भी ज़्यादा है, 65 प्लस है, तो कुछ मतलब अक्सर जो डेवलप कंट्री में स्क्रीनिंग रिकमेंड करते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग 65 से 75 ईयर के मतलब उनकी एज है, ठीक है, और वो काफ़ी अर्से तक सिगरेट पीते रहे हैं, तो उनको हम ये कहते हैं, एडवाइस करते हैं कम से कम एक दफ़ा आपकी जो ना एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से आप स्क्रीनिंग करा लें। या फिर जो है ना कि जो ऐसे लोग हैं जिनका वो स्मोकिंग नहीं भी करते लेकिन और रिस्क फैक्टर हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फैमिली हिस्ट्री है एन्यूरिज्म की, तो उनको भी हम 65 टू 75 ईयर के जो एज के लोग हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम एक दफ़ा आप अल्ट्रासाउंड करा लें। तो चूँकि ये लेडीज़ में इतनी बीमारी वैसे हो सकती है लेकिन इतनी वो ज़्यादा कम नहीं है, तो लेडीज़ में कोई स्क्रीनिंग का कोई मतलब उसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो है ना इसकी मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो ट्रीटमेंट ये है कि हमारा ये गोल होता है कि जो एब्डोमिनल जो एन्यूरिज्म को जो रप्चर होने से बचाया जाए, क्योंकि रप्चर होने से ही सबसे ज़्यादा डेंजरस वो कॉम्प्लिकेशन होती है ना ब्लीडिंग की वजह से, जो मैंने शुरू में बताई है, ठीक है। तो फिर ये कि ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि जो है ना कितना उसका साइज़ है एन्यूरिज्म का, ठीक है, कितना जल्दी वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये मैं इसकी हम मेडिकल मॉनिटरिंग एडवाइस कर सकते हैं, मतलब जिसको हम वॉचफुल वेटिंग भी कहते हैं, कि अगर तो मतलब वो एन्यूरिज्म छोटा है, उसकी कोई खास सिम्टम उससे नहीं हो रही, तो जो है ना
वो आप डॉक्टर को हम एक तरह का प्रॉपर वो जो डॉक्टर जो मतलब एडवाइस करता है पेशेंट को कि रेगुलर आप चेकअप करें, फॉलो अप करें, ठीक है, इमेजिंग टेस्ट से फॉलो करें, ठीक है। तो उसमें यह कि वो मतलब हम उसका वो चेक करते रहते हैं। फिर यह कि वो जो उसके साथ कोई और बीमारियां हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो वो उसको हम मॉनिटर करते हैं कि उसकी वो ट्रीटमेंट पेशेंट ठीक ले रहा है कि नहीं। तो अगर तो मतलब पेशेंट का जो है जो एन्यूरिज्म या एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म जो है ना, अगर तो अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि वो बहुत छोटा है, उसकी कोई ख़ास सिम्टम नहीं है, सिम्टम लेस है, तो वो पेशेंट को हम कहते हैं कि आप आज 6 महीने बाद जो है ना आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, ठीक है। और मतलब उसकी रेगुलर फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स हम देते रहते हैं। फिर ये कि जो जिन लोगों का जो दूसरी ट्रीटमेंट जो सर्जरी आ जाती है कि अगर जो है ना मतलब उसकी एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की, कि अगर तो ख़ास तौर पे जो इसका अगर साइज़ है 1.9 और मतलब 2.2 के दरमियान, मतलब जो ना जो सेंटीमीटर में 4.8 टू 5.6 सेंटीमीटर या इससे बड़ा हो, ठीक है। तो फिर ये ना कि हम और फिर या फिर मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा हो तो हम सर्जरी का वो रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। फिर ये कि अगर मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम हो, कोई जो ना मतलब अगर वो जो है एन्यूरिज्म जो है ना वो पेनफुल हो, लीकिंग हो, ठीक है, तो मतलब फिर इसमें फिर सर्जरी की भी आगे 2 ऑप्शन आ जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी ओवरऑल हेल्थ क्या है, तो उसके हिसाब से हम सर्जरी का डिसाइड करते हैं। तो उसमें 2 उसकी तरह की सर्जरी है, एक एंडोवास्कुलर रिपेयर है, ठीक है। इसमें यह कि जो है ना बेसिकली जो सर्जन होता है वो छोटी सी मतलब वो बड़ी पतली सी, मैं छोटी सी कह रहा हूँ, पतली सी जो है ना फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको कैथेटर कहते हैं, वो आपकी टांग से जो है ना वो कैथेटर दाखिल करते हैं और वो ऊपर आर्टा में तक जाती है, जो है ना। तो उसके साथ जो है ना जो कैथेटर के एंड पे ना एक मेटल मैश लगी होती है, मतलब मेटल मैश ट्यूब लगी होती है जो इसको ग्राफ्ट होता है, मतलब बेसिकली वो ग्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली वो ग्राफ्ट उसी ना एन्यूरिज्म की साइड पे वो रख दिया जाता है, ठीक है, और उसको एक्सपेंड किया जाता है और फिर वो उसको वहाँ पे पक्का कर दिया जाता है, मतलब एक तरह की ग्राफ्टिंग प्रोसीजर है। तो वो ये इससे क्या होता है कि आपके जो ऑर्टा का जो एरिया जो है एन्यूरिज्म वाला जो कमज़ोर हो चुका है उसको मतलब वो मजबूत कर देता है जो ग्राफ्ट होता है, ताकि वो रप्चर ना हो, ठीक है। तो वो ये हर किसी के लिए ये ऑप्शन मतलब नहीं होती एंडोवास्कुलर सर्जरी की। तो वो जो है ना वो मतलब जो भी मतलब मैंने बताया ना पेशेंट की एज पे, सेहत पे, ओवरऑल सेहत पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर ये कि जब एंडोवास्कुलर सर्जरी हो जाए तो फिर आपके रेगुलर इमेजिंग टेस्ट हम मतलब फॉलो अप करते हैं, ठीक है। तो कि ग्राफ्ट का एरिया तो मतलब वो ठीक है ना, वो तो नहीं लीक कर रहा, ठीक है। इसके अलावा फिर यह कि ओपन एब्डोमिनल सर्जरी आ जाती है, ठीक है। वो उसमें यह कि सीधा सीधा आपके जो डैमेज पार्ट है जो ऑर्टा का वो निकाल देते हैं और उसकी जगह दूसरा मतलब ग्राफ्ट लगा देते हैं, ठीक है। और तकरीबन इसकी फुल रिकवरी होने में 1 महीना या से ज़्यादा लग सकता है। तो ये तो मैंने इसकी ट्रीटमेंट बता दी, ठीक है। अब ये है कि कुछ मैं लाइफ स्टाइल और होम रेमेडीज बताता हूँ, ठीक है। इसमें यह होता है कि जो चूँकि इधर है जिन लोगों का ये प्रॉब्लम होता है तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि बहुत एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज करें बेशक, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज है ना, जो हैवी वेट लिफ्टिंग, ठीक है, जिससे मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा हो, तो वो उससे अवॉइड करें, क्योंकि ये ना कि उसकी वजह से फिर जब ब्लड प्रेशर हाई होगा बहुत, अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं करेंगे तो वो जो है ना एन्यूरिज्म के पड़ने का और चांस बढ़ जाता है। फिर यह कि अगर कोई बंदा इमोशनल उसका स्ट्रेस है उसके लाइफ में, ठीक है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उसको हम अब ये कहते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े वाली और जो ना स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप परहेज करें, ठीक है।